यानी जब स्फीयर का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा उस टाइम पे फोटो एमिशन रुक जाएगा। उस टाइम तक मान लो इसके ऊपर कुछ चार्ज आया क्यू, कैसे आएगा चार्ज क्यू, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि निकल गए हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। देखो k की वैल्यू डालो भाई 1/4πε0 q की यहाँ डाल दें n इंटू ई डिवाइड बाय रेडियस इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है 1.5। तो फंड सीरीज की सीरीज लिमिट क्या होगी बेटा? सीरीज लिमिट का मतलब जिस वो वाला फोटोन जिसमें मैक्सिमम एनर्जी आ रही होती है, या फिर ऐसे बोल दें सीरीज लिमिट का मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है ना आपका इन्फिनिटी लेवल से वापस ट्रांजिशन कर रहा हो, यानी नीचे मास आता है, नीचे चार्ज आता है और नीचे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आता है रूट के अंदर। आप देखेंगे दोनों ही पार्टिकल्स के लिए चार्ज तो सेम है। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे साथ 900 सवाल सीरीज के नए वीडियो में। इस बार हम लोग मॉडर्न फिजिक्स लेने वाले हैं, मतलब एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये सब हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका बाइंडिंग एनर्जी पे। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कर्व में इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है उसमें हम जानते हैं कि एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, कौन से कर्व में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी बेटा तब रिलीज होगी जब फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो। ये कर्व जो है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को जब नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करोगे पहले तब बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो चेक करते हैं। ठीक है, देखो y और 2z में जरा चेक करो। सी y यहां पे ना, जिसका न्यूक्लियन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 60, ठीक है, और 8.5 इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो y में कितनी आ रही होगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी? इसमें आ रही होगी 60 इंटू 8.5। जबकि 2z में कितनी आ रही होगी? देखो z कहां पे, z यहां पे, z के कॉरेस्पॉन्डिंग 30 और 5, लेकिन 2 टाइम्स है ना, तो 2 इंटू 30 इंटू 5। तो मुझे दिख रहा है क्लियरली कि जो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है आपके रिएक्टेंट से, अब तो ऑब्वियसली इसमें कुछ भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। मतलब एनर्जी कब रिलीज होगी? मैं फिर से बोला, एनर्जी तब रिलीज होगी जबकि प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो रिएक्टेंट से। सेकंड में चेक कर लो ऐसे ही, W x और Z, लेट्स सी W यहां है भाई, ठीक है, तो सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो होगी 120 इंटू 7.5। राइट हैंड साइड में आपका x एंड Z, सी दिस इज x एंड दिस Z, तो यहां पे होगा 90 इंटू 8 और दूसरा हो जाएगा Z यहां पे 50 इंटू 3। तो कितना हो जाता है जरा देख लें, ये हो जाता है मेरे ख्याल से 7.5 है ना, तो 15 इंटू 60 कर देते हैं तो 900, जबकि ये कितना है 720 और 150, 720 150 इज 870। फिर से मुझे दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसकी कम है, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ये देख लो W और 2y, देखो W यहाँ पे, 2y यहाँ पे, y वाला यहाँ पे, क्लियरली मुझे दिख रहा है इसमें एनर्जी रिलीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो W में 120 इंटू 7.5 आएगा, ठीक है, रिएक्टेंट में आएगा 120 इंटू 7.5, जबकि y की कोई मैक्सिमम है ना, तो इसलिए ज्यादा आ रही होगी। यहां पे कितना आएगा 2 इंटू 60 इंटू 8.5, तो क्लियरली यहां पे प्रोडक्ट की ज्यादा आ गई ना, तो इसी वाली रिएक्शन में आपकी एनर्जी रिलीज होने वाली है। बहुत सारी चीजें हो सकते हैं यहां पे लिखी हूं, मैं फिर से तीसरी बारी बात रिपीट करने वाला हूं। एनर्जी तब रिलीज होगी जबकि आपके प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, नॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जब प्रोडक्ट्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो रिएक्टेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, आपसे पूछा है बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन और हीलियम की गिवन है। आपसे पूछा गया है कि इस प्रोसेस में जब ड्यूट्रॉन मिला के हीलियम बनाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो देख लेते हैं, आपको ये करना है 2H1 2 टाइम्स गिव्स यू हीलियम। तो जो फॉर्म हुआ है उसकी बाइंडिंग एनर्जी देखो कितनी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी, देखिए यहां पे लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है। हीलियम के अपने को गिवन है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4 इंटू 7, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बेटा यहां पे आ गई 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि रिएक्टेंट्स जो है उसमें कितनी थी, रिएक्टेंट्स में थी आपकी 4 इंटू 1.1 विच इज सेम एज 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि पहले रिएक्टेंट्स को आपने डिस्ट्रॉय किया तो इतनी एनर्जी लगेगी 4.4, और फिर इसको फॉर्म किया तो इतनी एनर्जी निकलेगी, यानी एज ए नेट कितनी निकल रही होगी, एज ए नेट निकल रही होगी 28 माइनस 4.4 विच आई थिंक इज 23.6। यही आपका आंसर होना चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं फिर से बोल रहा हूं यार, मैं ना जब भी ऐसे रिएक्शन आते हैं तो नेट एनर्जी इनपुट या आउटपुट कैसे निकालता हूं, मैं सोचता हूं जो मेरा रिएक्टेंट है पहले वो डिस्ट्रॉय हुआ मतलब कि उसको हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, यानी कि इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी,
और फिर ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसमें बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। तो नेट कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक फोटोन की एनर्जी एक प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, प्रोटॉन की जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है प्रोटॉन की, ठीक है, वो है λ1 और फोटोन की है λ2। तो आपसे कुछ रेशियो पूछा हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे सोचना है कि एनर्जी का डी ब्रॉय वेवलेंथ से क्या रिलेशन है दोनों के लिए, फोटोन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी। पहले प्रोटॉन की बात करो, ठीक है, पहले प्रोटॉन की बात करेंगे। पीआर मतलब मैं लिख रहा हूं प्रोटॉन की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए मैं क्या जानता हूं, होता है डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला λ1 इक्वल टू h बाय लीनियर मोमेंटम mv, लेकिन मुझे काइनेटिक एनर्जी से इसको रिलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मैं E लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से दोनों की वैल्यू E है, ठीक है। दिस λ1। और फोटोन में क्या होता है, फोटोन का एनर्जी से क्या रिलेशन आएगा वेवलेंथ का, मैं जानता हूं फोटोन में एनर्जी, अब की मैंने फोटोन के लिए लिख रहा हूं मैं इधर, फोटोन में लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू hc बाय λ2, मतलब λ2 की वैल्यू आ जाएगी hc डिवाइड बाय E। ये दोनों आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है λ1 और λ2 का रेशियो, बस दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। मैं देख पा रहा हूं λ1 बाय λ2 करेंगे तो क्या होगा भाई, यहां पे 1 बाय रूट ई है, उसमें ये तो ऊपर आ जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल टू ई बाय रूट ई होगा। ई बाय रूट ई तो रूट ई बच गया। ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन मस्ट बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है पार्टिकल चार्ज, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको, दो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए मासेस गिवन है, आपसे उनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। तो मुझे क्या सोचना है कि डी ब्रॉय वेवलेंथ के फॉर्मूले में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कैसे आता है। तो आप जानते हैं कैसे आता है, हमें पता है लैम्डा इज h बाय मोमेंटम, और मोमेंटम में लिख सकता हूं रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, और अगर क्वेश्चन ने दिया है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के टर्म से लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये रिलेशन होता है, यानी नीचे मास आता है, नीचे चार्ज आता है, और नीचे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आता है रूट के अंदर। आप देखेंगे दोनों ही पार्टिकल्स के लिए चार्ज तो सेम, ठीक है, मासेस अलग अलग है, मासेस ये अलग अलग है, और दोनों के पोटेंशियल्स अलग है। देखो इसका 50 है जबकि इसका 2500 है। तो रेशियो क्या आएगा भाई डी ब्रॉय वेवलेंथ का, देखें मैं बोल सकता हूं लैम्डा ए बाय लैम्डा बी में पहली बात तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि ये इनवर्स में थे तो अगर यहां a बाय बी है तो मैं लिख सकता हूं इधर सामने रेशियो में ऊपर आ रहा होगा mb या पोटेंशियल फॉर b, नीचे आ रहा होगा ma पोटेंशियल फॉर a। वैल्यूज डालिए, मास ऑफ b में मास ऑफ a 4 हो गया, पोटेंशियल का रेशियो देख सकते हो वो भी 4, वो नहीं, वो 4 नहीं होगा, 2500 डिवाइड बाय 50 तो हो जाएगा रूट ऑफ 4 इंटू 2500 डिवाइड बाय 50 बाय 50 हो जाएगा, तो रूट ऑफ 200 हो जाएगा, रूट 200 इज क्लोज टू 14। ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, फिर से डी ब्रॉय वेवलेंथ का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है अब की बार दो पार्टिकल्स पहले राइट एंगल में मूव कर रहे थे, कोलाइड करने के बाद साथ साथ मूव करने लगे, इनिशियल फाइनल डी ब्रॉय वेवलेंथ में रिलेशन पूछा है। तो बहुत सिंपल है यार, बस मोमेंटम कंजर्व करना है आपको। आप समझ सकते हैं एक पार्टिकल ऐसे आया, लेट्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाना, एक ऐसे आया एक ऐसे आया, ठीक है, मान लो इनका मोमेंटम था p1 p2 और फाइनली कंबाइन होकर पार्टिकल इधर चला जाता है, इसका मोमेंटम हो जाता है p। तो मैं बोल सकता हूं कंजर्वेशन मोमेंटम से दैट p वेक्टर इज सेम एज p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, और अब मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्योंकि p1 p2 परपेंडिकुलर है तो मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड में p इज सेम एज रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। बस तुम समझ गए यार, क्योंकि अब इसके बाद मोमेंटम को तुम्हें डी ब्रॉय वेवलेंथ से रिलेट करना है। तो क्या रिलेशन होता है, मैं जानता हूं p इक्वल टू h बाय लैम्डा, p इक्वल टू h बाय लैम्डा लिख दो, यहाँ पे h बाय लैम्डा 1 h बाय लैम्डा 2 स्क्वायर कर दो, दोनों साइड दिख रहा होगा, h स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा 2 स्क्वायर। ये आंसर है भाई। देख लीजिए ऑप्शंस, ऑप्शन में मुझे दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपसे बोला है स्फीयर, कुछ इसके ऊपर हम लाइट शाइन कर रहे हैं तो पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, कुछ देर बाद वो रुक जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, और आपसे पूछा जा रहा है कि इतने टाइम तक जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे अगर मैं उसको ऐसे एक्सप्रेस कर दूं तो यहाँ पे Z का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले मुझे सोचना है कि कुछ टाइम बाद क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद इस स्फीयर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल इस पर डेवलप हो रहा होगा
वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल आ जाए। तो पहले मैं यही कैलकुलेट कर लेता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हम देखते हैं, Vs लिख देता हूं, चलो Vs इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव, वैल्यूज डालो तो 1240 मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, डिवाइड करते हैं वेवलेंथ विच इज 200, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, माइनस वर्क फंक्शन तो मैं दिया है 4.7, तो मुझे दिख रहा है भाई कितना हो गया 6.2 माइनस 4.7 ना, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब स्फीयर का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा उस टाइम पे फोटो एमिशन रुक जाएगा। उस टाइम तक मान लो इसके ऊपर कुछ चार्ज आया क्यू, कैसे आएगा चार्ज क्यू, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि निकल गए हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है। तो मैं बोल सकता हूं क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं चार्ज जो है दैट विल बी इक्वल टू सम नंबर जो हमें निकालना है इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और मुझे पता है के क्यू बाय आर, यानी इसका पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। वैल्यूज डाल लेते हैं, देखो k की वैल्यू डालो भाई 1/4πε0, q की यहाँ डाल दें n इंटू ई डिवाइड बाय रेडियस इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है 1.5 वोल्ट्स में, SI यूनिट्स में वैल्यू डाल दो। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, तो कैलकुलेशन अगर करें तो लेट्स सी, मुझे दिखेगा n की वैल्यू, देखिए रेडियस को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, रेडियस कितना था 1 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख दूंगा 1.5 इंटू 10⁻², ई से डिवाइड करना पड़ेगा, और मैं जानता हूं यहां पे 9 इंटू 10⁹ आ रहा होगा ना, वो भी तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक और टर्म से डिवाइड होगा, क्या बचेगा देख लेते हैं, ये -10 हो गया, ऊपर +8 आ जाएगा, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है 1.5 बाय 1.6 इंटू 9, और ऊपर मेरा 10⁸ बचा है। लेकिन वो किस फॉर्म में चाहता है आपसे, वो इस फॉर्म में चाहता है सम नंबर इंटू 10⁻, और ये जो नंबर है ये 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। अभी ये नंबर हमारा 1 से 10 के बीच में नहीं है। इसको कर सकते हैं बहुत इजीली, अगर इसको मैं कर दूं 7 तो ये जाएगा 15, उसके बाद तुम देख सकते हो 15/9 आ जाता है तुम्हारा 5/3, तो 5/3 इंटू 1.6 ये बचेगा, यानी 5/4.8, तो वो 1 से बड़ा है ना, उस केस में देख सकते हैं यहाँ पे पावर 7 आ रही है, वही आपका आंसर आना चाहिए, z की वैल्यू होनी चाहिए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें नोटिस करो इस बार 3 डिफरेंट मेटल्स हैं PQR, तीनों का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तीनों ही मेटल्स पे 3 लाइट हम शाइन करें। देखो ये बोल रहा है ना लाइट बीम, एक लाइट बीम है जिसके अंदर 3 लाइट्स की वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ वाली लाइट है, तीनों है, और तीनों की इंटेंसिटी इक्वल है, तीनों को हम तीनों मेटल्स के ऊपर शाइन करें, मतलब मैं 3 बार बोल दिया भाई, एक तो 3 मेटल है PQR, और फिर 3 लाइट भी हैं, 550 नैनोमीटर वाली, 450 वाली और 350 वाली। ये तीनों लाइट्स जो है P पे भी गिर रही हैं, ये तीनों लाइट्स Q पे भी गिर रही हैं, और ये तीनों लाइट्स R पे भी गिर रही हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा हुआ है कि करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ कौन सा वाला करेक्ट होना चाहिए। यार इसको डिसाइड करने के लिए पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फोटो एमिशन कौन कौन से मेटल में होगा, कौन कौन सी लाइट की वजह से। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है और लाइट के फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं भाई, इसको मैं फर्स्ट लाइट बोलूंगा, इसको सेकंड और इसको थर्ड। कैलकुलेट करते हैं hc/λ1, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली करूंगा मैं। hc/λ1 तो मुझे क्या दिख रहा है 1240 डिवाइड बाय 550, मतलब कुछ ऐसा बच जाएगा 12.4 डिवाइड बाय 5.5। ठीक है, तो थोड़ा सा 2 से कुछ ज्यादा आ रहा होगा, let's say in fact I can guess, right? Yes, it will be like close to 2.25, close to 2.25 electron. ठीक है, सेकंड लाइट देखो hc/λ2, वो करेंगे तो होगा 12.4 बाय 4.5, तो ये कितना बचने वाला है, थोड़ा सा ये 3 से कम आ जाएगा ना, क्योंकि 4.5 इंटू 3 होता है 13 पॉइंट समथिंग, तो थोड़ा सा 3 से कम आ रहा होगा, लेट्स से 2.75, क्लोज टू आने वाला है। ठीक है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट में देखो hc/λ3 जो देगा 12.4 बाय 3.5, दिस इज लाइक क्लोज टू, again I can say this is close to 12.5 by 3.5 will be more than 3 actually, not close to, so more than 3, तो ऐसे कर देते हैं कुछ 3.2 कर देते हैं इसको। ठीक है, 3.2 इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज।
रफ कैलकुलेशन मैंने की है, जैसे मुझे लग रहा है थोड़ा सा 3.2 से ज्यादा आएगा, बट इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि मुझे बस ये देखना है कि वो 3 से ज्यादा है, ठीक है, ताकि मुझे बस ये डिसाइड कर पाऊं कि फोटो एमिशन होगा कि नहीं। तो अब मैं इन एनर्जीज को देखूं तो मैं बोलूंगा भाई, पूछूंगा आपसे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लाइट, ठीक है, किस किस में से, कौन कौन से मेटल में से फोटो एमिशन करा पाएगी, कौन कौन से मेटल में से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी। उस मेटल से नहीं निकाल पाएगी जिसके लिए जो वर्क फंक्शन है वो फोटोन की एनर्जी से कम रहा हो। तो तुम देखो, मैं अगर फर्स्ट लाइट की बात कर रहा हूं, पी से फोटो एमिशन करा सकती है ना, क्योंकि पी का तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि हमारी आ रही है 2.25, तो पी से ये करा पाएगी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, एक तो ये पी से कराएगी, और क्या ये क्यू से करा पाएगी? नहीं, क्योंकि क्यू में आप देख सकते हैं आपका वर्क फंक्शन आ गया 2.5, जबकि फर्स्ट की एनर्जी जो है 2.25 कम है, तो क्यू से नहीं करा पाएगी। ऐसे ऑब्वियसली आर से भी नहीं करा पाएगी। सेकंड वाली लाइट को देखो, सेकंड वाली लाइट का है 2.75, तो 2.75 से कम वाले वर्क फंक्शन में फोटो एमिशन करा पाएगा। किसका है 2.75 से कम? पी और क्यू। यानी कि ये सेकंड वाली लाइट पी और क्यू दोनों में फोटो एमिशन करा पाएगी। व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड तो 3 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली तीनों में ही करा पाएगी। तो बोल सकता हूं पी क्यू आर, तीनों में थर्ड के कारण फोटो एमिशन हो रहा होगा। आप नोटिस कर रहे हो कि पी में फोटो एमिशन तीनों लाइट्स के कारण है, सबसे ज्यादा करंट आएगा। क्यू में 2 के कारण है, उससे कम करंट आएगा, और आर में सबसे कम करंट आएगा। ऑप्शन देख लो, यही आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको बोला है एक्सरेज में अगर हम इलेक्ट्रॉन को अच्छा, लैम्डा मिनिमम और पोटेंशियल में रिलेशन बताना है। बहुत सिंपल है, जस्ट मैथ्स है। आप जानते हो क्या रिलेशन होता है लैम्डा मिनिमम और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में? हम जानते हैं एच सी बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू ई इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। लॉग में रिलेशन चाहिए तो लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। देख सकता हूं ln ऑफ एच सी माइनस ln ऑफ लैम्डा मिनिमम इज सेम एज ln ऑफ ई प्लस ln ऑफ बी। आप देखेंगे कि प्लॉट मैंने जो किया है, वाई एक्सिस पे मैंने ln लैम्डा मिनिमम को प्लॉट किया, तो इसको हम इस साइड रख लेते हैं, लेफ्ट साइड पॉजिटिव बना के। लॉग ऑफ लैम्डा मिनिमम इज सेम एज, आप देखेंगे इधर माइनस हो जाएगा, और ऑब्वियसली उसके बाद ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स आ रही होंगी, तो कांस्टेंट को मैं बस सी लिख देता हूं, ठीक है। क्लियरली अगर इसको वाई एक्सिस पे रख रहा हूं, इसको एक्स एक्सिस पे रख रहा हूं, क्लियरली तुम्हारी लाइन की स्लोप जो है नेगेटिव आनी चाहिए, माइनस है ना उसके साथ। कौन सी लाइन है जिसमें नेगेटिव स्लोप है? डी ऑप्शन, दैट इज द आंसर, ठीक है जी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, इस बार बोला है वोल्टेज इज फिक्स्ड, वेवलेंथ को हम वेरी कर रहे हैं, वेवलेंथ को इनफैक्ट आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि करंट कैसे चेंज होना चाहिए। तो मुझे क्लियरली दिखता है वेवलेंथ को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, वेवलेंथ को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो सी यहां पे दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज फॉलिंग। अच्छा भाई, ये क्यों बोल रहा हूं इंक्रीज कर रहा हूं? इट इज चेंज्ड, ठीक है। तो मैं बोला इधर ऐसे जा रहे हैं, राइट में जाओगे तो आपके ग्राफ्स में वेवलेंथ इंक्रीज होती है ना, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। सो आई वांट टू थिंक व्हाट हैपेंस अगर मैं वेवलेंथ इंक्रीज करूं। ऑब्वियसली अगर मैं वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी। फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी तो फोटोन की एनर्जी कम हो रही होगी, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब फोटोन जो है आपके मेटल में से एमिशन करा ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपके फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। तो क्या एक्सपेक्ट करता हूं मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमारे ग्राफ में जब वेवलेंथ कम है, इनफैक्ट जब वेवलेंथ 0 है, तो भाई फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकली इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो डेफिनेटली कम वेवलेंथ पे तो करंट आ रहा होगा, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी एक टाइम के बाद करंट आना बंद हो जाना चाहिए। ऐसा पैटर्न आपको कौन से ग्राफ में दिखाई दे रहा है? देखिए ऑब्वियसली ये गलत है, इसमें तो वेवलेंथ बढ़ने के साथ करंट बढ़ रहा है, ये आपका करेक्ट पैटर्न है। देखिए इनिशियली बहुत ज्यादा करंट, क्योंकि इनिशियली अगर आप 0 वेवलेंथ हो ना, तो एक तरह से इनफाइनाइट एनर्जी दे रहे हो फोटोन को आप, तो और एक पॉइंट के बाद आपकी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी, फोटो एमिशन बंद हो गया। इनमें से कोई सा और नहीं आएगा, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? मैंने बता दिया, चलते आगे। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपसे बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बतानी है अगर हम ट्रांजिशन करें n से n-1 इन द स्पेशल केस व्हेन n इज अ वेरी लार्ज नंबर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं जानता हूं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज h इंटू एफ, कैसे आएगी? E नॉट इंटू 1/n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी है तो कॉन्स्टेंट्स को भूल जाइए। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू ये जो आ रहा है, इसमें एलसीएम ले लो यार, n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर, तो बच जाएगा ऊपर 2n-1, ठीक है, और नीचे बच जाएगा n स्क्वायर इंटू n-1 होल स्क्वायर।
लेकिन याद करें n बहुत ज्यादा है 1 के कंपैरिजन में, तो अप्रोक्सीमेटली इसको क्या करेंगे, यहाँ पे n-1 को n ही लिख देना, ठीक है, 1 तो बहुत छोटा है। ऐसे 2n-1 को 2n ही लिख देना, यानी कि तुम बोलोगे फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर कितना हो जाएगा, n पावर 4, एक n कैंसिल कर दो, तो ऑब्वियसली इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³। ऑप्शन देख लो, लास्ट ऑप्शन इज द आंसर। चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपसे पूछा है सीरीज लिमिट अगर गिवन है लाइमन सीरीज की न्यू एल, तो फंड सीरीज की सीरीज लिमिट क्या होगी। बेटा सीरीज लिमिट का मतलब जिस वो वाला फोटोन जिसमें मैक्सिमम एनर्जी आ रही होती है, या फिर ऐसे बोल दें सीरीज लिमिट का मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है ना आपका इंफिनिटी लेवल से वापस ट्रांजिशन कर रहा हो। तो कैसे निकालेंगे यार, बहुत सिंपल है, क्योंकि लाइमन में तो आप आ रहे होते हैं सीरीज लिमिट के लिए इंफिनिटी से n=1 पे, तो लाइमन में आप बोलेंगे h इंटू न्यू एल विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, वो तो 0 हो जाएगा। तो और जबकि फंड में क्या बोलोगे, h न्यू p बोल देता हूं, इट इज प्रोपोर्शनल टू, उसमें आप आ रहे होंगे इंफिनिटी से n=5 पे, ठीक है ना, फंड सीरीज में, तो 1/5 का स्क्वायर माइनस 0। क्या देख पा रहे हो, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या रेशियो आ रहा है, मुझे दिख रहा है न्यू p बाय न्यू l की वैल्यू यहां से केवल 1/25 ही बचेगा ना यार, 1/25, विच मींस ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर पे है। देखिए इस बार बोला है Li++ में इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रांजिशन किया बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। अब बोला है जब ये वापस आएगा सारे पॉसिबल वेज में, तो 6 आपको टोटल लाइंस मिलेंगी। तो आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये 6 है, ऑब्वियसली तुम सॉल्व करके देख लोगे n की वैल्यू 4 आनी चाहिए, यानी कि आपका जो पहले उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया था उसकी वजह से Li++ का इलेक्ट्रॉन जो है ना जंप हो गया होगा अपने ग्राउंड स्टेट से n=4 यानी 4th लेवल पे। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पे मिसप्रिंट है बेटा, ये लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल जो फोटोन आया था उसकी वैल्यू कितनी रही होगी। ऑब्वियसली ओरिजिनल जो फोटोन आया होगा उसके अंदर इतनी वो एनर्जी डिफरेंस रहा होगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है। कितना ऊपर गया है, n=1 से n=4 में गया है। और याद रखो हम हाइड्रोजन की नहीं Li++ की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में, मैं जानता हूं ना, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस मैं ऐसे लिखूंगा भाई, मैं लिख सकता हूं E0 इंटू Z², E0 13.6, Z² यहाँ पे हो जाएगा 9, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ले लेते हैं 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये एनर्जी आएगी, ये एनर्जी होनी चाहिए उस फोटोन की, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू hc/λ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज डाल के। देखो सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखूंगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, लैम्डा की वैल्यू जो है अपने को निकालनी है वो नैनोमीटर में आएगा। राइट हैंड साइड में ये भी मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूं, Z² की वैल्यू 9 डिवाइड बाय बचेगा क्या यहाँ पे, देखो 1 - 1/16 15/16 बच जाएगा, ये होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा बेटर लिख देता हूं 13.6 इंटू 9 है, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लो या सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा की वैल्यू मुझे दिख रहा है अप्रोक्सीमेट में, अगर देखूं ना, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट 1 है तो इससे मैं डिवाइड करने वाला हूं, तो दिख रहा है थोड़ा सा 10 से ज्यादा आना चाहिए, तो आई थिंक द आंसर शुड बी, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर आएगा 10.8 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इस बार आप देखें बोला बोर मॉडल में एक थोड़ा सा वेरिएशन हमने कर दिया है। बोर मॉडल में जो आपका पोटेंशियल फील्ड है वो गिवन है ½ k r²। बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, पोटेंशियल दिया होता है उसकी मॉडिफिकेशन वैल्यू दी होती है ना, या फिर एक नई तरह की फोर्स दी हुई होती है। अगर पोटेंशियल फील्ड दिया हुआ है तो फोर्स किसे निकालना तुम जानते हो, फोर्स तुम ऐसे निकालोगे F = -dV/dr। कर लो इसका डिफरेंशिएशन, क्या आपको दिख रहा है F = -dV/dr करके आपको मिलता है -kr, जहां पे हम जानते हैं माइनस साइन का मतलब है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, ठीक है। माइनस साइन ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशंस में, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि वो एक अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, जैसे कि एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अच्छा, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी जो बोर मॉडल है उसमें 2 इक्वेशंस होती है ना, एक क्वांटाइजेशन की, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की, और दूसरी डायनेमिक्स न्यूटन सेकंड लॉ वाली।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपकी क्वांटाइजेशन वाली कंडीशन तो सेम रहेगी, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ वाली जो इक्वेशन है डायनेमिक्स की इक्वेशन उसको चेंज करना है। तो मतलब क्या बोल रहा हूं भाई, एक तो आपका सेम रहेगा mvr इक्वल टू NH/2π, जो स्टैंडर्ड बोर मॉडल में भी होता था, लेकिन अब की बार एक और इक्वेशन क्या बोलोगे, mv²/r, याद है ना, मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, फोर्स के बराबर होता है, और इस बार फोर्स तुम्हारी कितनी है, kr, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं केवल। आप वेरीफाई कर सकते हो सेकंड इक्वेशन से, v² प्रोपोर्शनल टू r² आ जाएगा, अर्थात मैं बोल सकता हूं v प्रोपोर्शनल टू r, और v अगर r के प्रोपोर्शनल, तो यहां देखें v r के प्रोपोर्शनल है ना, तो यहां पे कुछ कांस्टेंट इनटू r लिख दूंगा ना मैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा r² बचेगा, तो r² इज प्रोपोर्शनल टू n, दैट मींस r इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ n। पहली चीज। और क्या पूछ रहा है, एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। भाई एनर्जी तो आ जाएगा, क्योंकि जैसे काइनेटिक एनर्जी तुम जानते हो हाफ mv², v² से आने वाला है, तो बोलूंगा एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू v², बट v² इज प्रोपोर्शनल टू r², लेकिन r किसके प्रोपोर्शनल है, रूट n के, तो r² किसके प्रोपोर्शनल होगा, n के। आंसर देख लो अब, r में रूट n आना चाहिए और एनर्जी में n आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन तुम्हारा आंसर होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनफैक्ट फिर से मैंने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए, सेम अप्रोच होगी भाई। फिर से वही होगा, अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो पहले तुम फोर्स निकाल लो, उसको डिफरेंशिएट करके देखो। तुम ले लो ना v इक्वल टू v0 ln ऑफ r माइनस ln ऑफ r0, इसको डिफरेंशिएट करके f निकाले, f आ जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल आर, और डेल वी बाय डेल आर में कर रहा हूं तो मेरे पास बचेगा माइनस v0 बाय r। वंस अगेन माइनस मींस अट्रैक्टिव फोर्स। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से दो इक्वेशन लिखनी है, पहली वाली इक्वेशन तो सेम ही आने वाली है, mvr इक्वल टू NH/2π। सेकंड इक्वेशन को चेंज करना है, तो सेकंड में लिखेंगे mv²/r इक्वल टू फोर्स, अब की बार फोर्स कितनी है, v0/r। डू यू नोटिस r कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है हमें कि v कांस्टेंट है, n पे डिपेंड करता ही नहीं, तो v आपका जो है n पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता, n की पावर 0 के प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट टर्म आ गई। तो v अगर कांस्टेंट हो गया तो तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा, दैट मींस r इज प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज द आंसर। रेडियस आपका n के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। देख लीजिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से फोटोइलेक्ट्रिक पे है। इस बार आपसे पूछा है कि फर्स्ट केस में आपने वेवलेंथ लैम्डा दिया था, फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ स्पीड थी सॉरी, ये v। सेकेंड केस में हम अपने फोटोन की एनर्जी चेंज कर देते हैं, तो स्पीड बताना है। बहुत सिंपल है यार, आप फास्टेस्ट के लिए जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं लिख सकता हूं हाफ mv² इज सेम एज h, अच्छा लैम्डा के टर्म से, तो hc बाय लैम्डा माइनस 5, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में मान लो स्पीड हो जाती है v प्राइम का स्क्वायर, तो सेकेंड केस में क्या लिखोगे, हाफ m v डैश का स्क्वायर इक्वल टू hc बाय, इस बार लैम्डा बेटा कितना लिखना है, 3 लैम्डा बाय 4। अगर यहां लिखोगे 3 लैम्डा बाय 4 तो यहां आ जाएगा ना 4 बाय 3 hc बाय लैम्डा। 5 में कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन यहां 5 आने वाला है, तो देखो उस 5 को मैं ऐसे लिखूंगा, पहले लिख देता हूं चलो 5, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस 4 बाय 3 5 प्लस 5 बाय 3। समझ रहे हो क्या, क्योंकि देखो माइनस 4 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 ही तो होता है। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि इन दोनों टर्म से 4 बाय 3 कॉमन आ जाए, तुम्हें देखना आसान हो जाए। और अब क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा, अगर मैं इनको डिवाइड करूं क्या बचेगा, डिवाइड करके देखो, बचेगा v प्राइम बाय v का स्क्वायर इक्वल टू, सामने क्या बचने वाला है, सामने बचने वाला है ये सब, तो 4 बाय 3 इंटू hc बाय लैम्डा माइनस 5 प्लस 5 बाय 3 डिवाइड बाय, नीचे बचेगा hc बाय लैम्डा माइनस 5। क्या आप देख पा रहे हैं, अगर इससे मैं दोनों टर्म्स को डिवाइड करूं क्या होगा, फर्स्ट में मिलेगा 4 बाय 3, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस समथिंग, यानी कि डेफिनेटली ये रेशियो 4 बाय 3 से ज्यादा है ना। ये रेशियो में स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो क्या मैं बोल सकता हूं फाइनल स्पीड बाय इनिशियल स्पीड का रेशियो स्क्वायर रूट लेने के बाद 4 बाय 3 के स्क्वायर रूट से ज्यादा होगा। ऑप्शन देखें कौन सा मैच कर रहा है, मुझे दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में ही ऐसा बोल रहा है कि फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड के 4 बाय 3 का पावर 1 बाय 2 के मल्टीपल से ज्यादा होना चाहिए। बेटा इस वीडियो में हमने मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गए होंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।